हेलो बच्चों। यही हूँ मैं, कहीं ना गई तुम्हें छोड़ के मैं। सो बच्चों, मैं वापस आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका इंतज़ार, आपका प्यार। सो आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अगले हिस्से को समझने वाले हैं। सो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई थी और मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि ये जो चैप्टर है, दिस इज़ द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री हम कह सकते हैं। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन, सम चेंजेस, हाँ जी, कैसे सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कन्वर्जन, इस प्रोसेस को एक रिएक्शन ही डिनोट कर सकता है, हाँ या ना। सो ए केमिकल रिएक्शन इज़ नथिंग बट द हार्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। कोई चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो पता कैसे चलेगा, है ना। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बाय नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों, आज के लेक्चर में क्या होगा, फिर आज क्या क्या सीखेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में व्हाट इज़ प्लान्ड फॉर यू। टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कवर सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और वो टॉपिक्स क्या हैं अभी बताती हूँ मैं आपको, गौर से देखिएगा। सारे ही ज़रूरी है और कईयों के बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी होगी, बट हम आज इसको इनसाइड एंड आउट जानेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी, प्रॉब्लम्स भी कैसे आएंगे इसमें से वो भी जान लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लिए हैं, अब बारी है केमिकल इक्वेशन की। And then we will discuss how to balance a chemical equation. Balancing plays a very important role in chemistry. Reactants और products को balance करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं? What is the process for it? बहुत बच्चों को balancing a chemical equation काफ़ी मुश्किल लगती है। चिंता मत कीजिए, ईजी वे में मैं आपको समझा दूंगी और ऐसा लॉजिक हम यूज़ करेंगे ताकि किसी तरह की आगे जाकर आपको दिक्कत महसूस ना हो। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने के बाद हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, ये भी जानेंगे। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, उसको डिटेल में जानते हुए उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, उन्हें भी हम देखेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए तैयार हो आप? आपने माइंड मैप बना लिया है कि आज हमें क्या क्या करना है? हाँ जी, तो किताबें खोलिए और शुरू करते हैं फिर हम आज। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना। किसके बारे में जानना? केमिकल इक्वेशन। चैप्टर का नाम ही है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शन के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वो ले ली है। सो अब बारी है केमिकल इक्वेशन के बारे में जानने की। सो व्हाट डू यू नो अबाउट ए केमिकल इक्वेशन? बताइए, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फ़र्क क्या है? इस वर्ड रिएक्शन और इक्वेशन में क्या बदल रहा है? गौर से देखोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। चलिए फिर इसको जानते हैं, समझते हैं। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको याद है या दोबारा दोहराऊं? 1 सेकंड लगेगी, रिवाइज करवा देती हूँ। केमिकल रिएक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाँ जी, और जो एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है वो बात तो याद होगी ही आपको। ग्रेट। सो एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, यहीं पर है इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, बिकॉज दिस इज द मेन पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू प्ले द ट्रिक। ओके, देखिए क्या है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। सो बच्चों, अब आप ये बोलोगे मैम ये डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं समझने को। पर बच्चों, जितना आसान ये लगता है, मुश्किल उतनी ही खड़ी कर देता है जिन बच्चों को एलिमेंट्स के सिंबल्स ना आते हों, केमिकल फॉर्मूले बनाने ना आते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सो बच्चों, फिर आप बोलोगे मैम इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबके हम कैसे याद रखें? चिंता की कोई बात नहीं है। जब कोई चीज़ ज़्यादा लगे,
मुश्किल लगे तो पहले उसे समझो, उसको परखो और अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस करो। वी विल डू द सेम थिंग हियर। हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते चले जाएंगे, अभी तक क्लास 10 तक आई होप कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स की जानकारी आपको होगी। आगे जाते समय में जैसे जैसे हम यूज़ करते चले जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और फिर वो हमें याद हो जाएंगे। बच्चों, आसान है भूल जाना और मुश्किल है याद रखना। तो इस मुश्किल को आसान कैसे बनाएं? मुश्किल आसान तभी होगी जब हम वक्त देंगे। वी विल स्पेंड टाइम विद द सब्जेक्ट, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव लर्नड। तभी मुश्किल आसान होगी। वक्त बिताना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के साथ। प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें देखो, समझो, एंड देन यू विल फॉल इन लव विथ केमिस्ट्री। मज़ा आने लगेगा तो पढ़ाई तो अच्छी होनी ही है, फिर रिजल्ट तो बढ़िया आएगा ही, हाँ है ना। चलो फिर केमिकल इक्वेशन हम समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस के थ्रू डिनोट करेंगे, तब वो जो रिएक्शन है, हाँ जी, जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले डाल देंगे उन सब्सटेंसेस की जगह पर, तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगा? केमिकल इक्वेशन। इससे आपने एक बात समझी कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म ही तो है, हाँ जी। सो ए केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मतलब शॉर्ट हैंड मेथड एक रिप्रेजेंटेशन है ये, जिससे हमें केमिकल रिएक्शन को हम और अच्छे से समझेंगे, हाँ जी। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को समझाने का, रिप्रेजेंट करने का ये एक बहुत ही शॉर्ट हैंड मेथड, मतलब केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें वही बात सिंपलर भाषा में, शॉर्ट मेथड में समझा रखी है। अब ये बात आप समझ चुके हो। अब आप बोलोगे मैम समझ तो आया, पर ना याद रखना मुश्किल होगा। तो याद रखना अगर मुश्किल है तो चिंता नहीं करनी है। क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। क्या करेंगे हम? एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी, लाइक बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स वी हैव, हाँ है ना। ये वाटर बना कैसे बताइए? सभी जानते हैं। वाटर कंपाउंड जो है H2O, हाँ जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाते हैं एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ H2O, वाटर, हाँ जी। सो जब ऐसे फॉर्म होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। ये बात हम सभी जानते हैं। ये है हमारा वर्ड इक्वेशन। क्या है? वर्ड इक्वेशन। इस केमिकल रिएक्शन को हमने वर्ड्स के थ्रू बता दिया। कैसे बताया? वर्ड्स के थ्रू। अब जब हम इनके सिंबल्स लिखेंगे, इनके केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे कंपाउंड्स के, तो बन जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन का सिंबल H2 पाया जाता है ना, ये ऑक्सीजन O2 एंड देन वी गेट H2O। ओके, सो नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन क्विकली, राइट। सो बच्चों, बैलेंसिंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैसे एक रिएक्शन को, कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। जब वो इक्वेशन बैलेंस ना हो तो उसे क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चों, बैलेंसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। एंड व्हेन अ रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस तो उसे कहते क्या हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, ओके। सो ये रिएक्शन अगर हम बैलेंस ना करें तो इसे क्या कहेंगे, और बैलेंस करने के बाद क्या कहेंगे पता है आपको? अभी बता देती हूँ। जब रिएक्शन को बैलेंस ना किया गया हो ना, एक इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को, तो उसे हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्केलेटल। जिस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ना कर रखा हो उसे कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। और जैसे ही हम बैलेंस करने की सोचे, अब बैलेंस करेंगे कैसे? दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, हाँ है ना। सो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ पर तो 1 ही है, तो इसको 2, लेट्स डू इट 2, राइट। अगर अब ऑक्सीजन 2 हो गए हैं यहाँ पर, तो फिर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4। सो यहाँ पर भी हमें 4 करने होंगे। नाउ चेक आउट, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों तरफ जब नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो रिएक्शन बैलेंस हो गया है। क्लियर है ये बात? समझ चुके हो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हम? वेरी गुड। डिटेल में समझेंगे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मैं आपको समझाने वाली हूँ।
For now you need to understand a chemical equation is a shorthand method of representing a chemical reaction. इसको और बारीकी से और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, केमिकल इक्वेशन इन एंड आउट क्लियरली आपके दिमाग में फिट करने की ये है मेरी एक छोटी सी पहल. इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व है. पूरी कैसे होगी वो भी बता देती हूँ. पहले लेट्स सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट इज इट? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज गिविंग यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं? दो हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. फिर प्रोडक्ट्स की तरफ आइए, क्या है प्रोडक्ट्स हमारे? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. नाउ टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सबसे पहले आपको ये समझना है बच्चों, जब ऐसे वर्ड्स फॉर्म में एक इक्वेशन को लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन. क्या कहेंगे हम? वर्ड इक्वेशन. नाउ वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन. ये वर्ड इक्वेशन बच्चों केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है. कैसे होगा बताइए? यही तो है खास बात. ये होगा कन्वर्ट by using the symbols and formulae of the substances used. रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ भी प्रोडक्ट्स की तरफ भी, हमें उनके केमिकल फॉर्मूले, उनके एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए. ठीक है, देखिए यही बात यहाँ कहा जा रहा है. बाय राइटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द प्लेस ऑफ देयर नेम्स. उनकी नाम की जगह हमें क्या करना है? उनके सिंबल्स और फॉर्मूले हमें लगा देने हैं. चलो, अब जो रिएक्शन था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज गिविंग यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ओके, सो नाउ व्हेन दिस इज द केस, अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. रिएक्टेंट्स की तरफ क्या हो रहा है और प्रोडक्ट्स की तरफ क्या हो रहा है. देखिए रिएक्टेंट्स की तरफ क्या मेंशन है यहाँ पर. सबसे पहले दो सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट्स की तरफ है वो मेंशन्ड है, जो कि है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. दीज आर द रिएक्टेंट्स हियर. देन गौर से अगर एक चीज देखें हम, देखिए Zn और H2SO4 के बीच में प्लस सिंबल है. क्या है? प्लस. हम जब बात करते हैं तो बोलते हैं ना जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइंड टुगेदर. तो एंड को फिर हम अगर मैथमेटिकली डिनोट करना हो, केमिकल रिएक्शन में समझाना हो, तो फिर प्लस साइन से कहेंगे, है ना. 2 and 2 मेक 4, सो 2 + 2 विल मेक 4. प्लस यूज कर लेंगे ना, वही चीज यहाँ हो रही है. द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. क्लियर है ये बात? रिएक्टेंट्स की जगह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगी और जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में प्लस साइन से हम उनको डिनोट कर देंगे. अब राइट हैंड साइड की तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी. राइट हैंड साइड में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट, प्रोडक्ट्स कहते हैं. क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स. और अब बताओ प्रोडक्ट्स क्या क्या है यहाँ पर? सही कहा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन. इन दोनों के बीच में भी प्लस साइन है. यही बात यहाँ कहा जा रहा है. देखिए जल्दी से, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स. वी ऑल नो दैट. एंड zinc sulfate and hydrogen are the products in this case, and these products are always having plus sign in between them and they are on the right hand side of a reaction. बच्चों आप बोलोगे मैम ये डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं ना बहुत मुश्किल लगते हैं. कोई भी बात जब बहुत लेंदी वे में लिखी होती है ना वो समझने में मुश्किल होती है, बट अगर आप उसका लॉजिक समझ जाओ तो फिर आप अपने ओन वर्ड्स में ये बात लिख सकते हो बच्चों. तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स में क्या क्या होते हैं विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, कौन कौन है वो रिएक्टेंट्स? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. फिर हम ये बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में प्लस साइन है. बात ही तो है सिंपल सी, उसको हम इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में हम लिख सकते हैं. जब तक लॉजिक समझना आए, मतलब समझना आए, ये डेफिनेशन बड़ा और मुश्किल लगेगा. ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लग सकती है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, बट जब समझ आ जाए तो सिंपल वर्ड्स में आप आराम से अपने आप अपने हिसाब से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. सो नाउ आई होप दैट केमिकल इक्वेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बच्चों ये बेस है हमारी केमिस्ट्री का. आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए एग्जैक्टली जब एक रिएक्शन होता है तो होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन. हाँ जी, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. जब रिएक्टेंट्स क्या होता है, क्या होने पर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है. जब आप ये बात समझ जाते हो तो रिएक्शन को बढ़िया तरीके से बता भी पाते हो, उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको आंसर भी कर पाओगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये बात बहुत ज़रूरी है बच्चों.
यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ टू मेक एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये तो समझ आ गया, पर क्या उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पास कर सकते हैं? बिल्कुल है। हम एक इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। और क्या है वो 3 तरीके? देखिए, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं बच्चों? फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट सुनते ही क्या याद आया? बिल्कुल 9th क्लास में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ जी, स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल कितने होते हैं बेटा? 5। कौन से हैं वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट जब आपसे सवाल पूछा जाए फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तब आपको कहने हैं 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी सही आंसर बोल पाओगे आप। सो नाउ वी कैन इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्लियर है ये बात? सो हम फिजिकल स्टेट्स रिएक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिएक्टेंट की तरफ। दूसरी चीज, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। बच्चों जब कुछ होता है, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस होता है, तो देयर आर चांसेस कि उसमें ना टेम्परेचर में फ़र्क आए, हीट चेंजेस हो। पहले रिएक्शन होने से पहले क्या था, रिएक्शन होने के बाद क्या था, हीट चेंज आप नोटिस कर सकते हो। हीट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। हाँ है ना? हीट के बिना मैनी थिंग्स आर इम्पॉसिबल। मैं तो कहूँगी लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। सो हीट चेंजेस भी एक रिएक्शन में होते हैं, तो जब होंगे तो उनको हमें मेंशन करना होगा। वी कैन पास द इंफॉर्मेशन टू द रीडर। जो पढ़ रहा है रिएक्शन को, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके बारे में। आप उसका फिजिकल स्टेट बता दो, आप उसका हीट चेंज बता दो। और तीसरी चीज़ क्या है देखिए, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। बेटा मैंने आपको कहा था कि जब कोई चीज़ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज सम कंडीशन विद इट, तभी होगा ये। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा या फिर किसी स्पेसिफिक प्रेशर डालने पर ही ये रिएक्शन होगा। कुछ बच्चों के साथ होता है प्रेशर में ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाँ जी, और कुछ बच्चे तभी परफॉर्म करते हैं जब बिल्कुल कूल एटमॉस्फेयर हो, पढ़ने का पूरा उनको मौका दिया जाए। सो देयर आर different kind of students. Similarly, there are different kinds of reactions in which some particular condition is required. So वही कंडीशन जो होगी उसको मेंशन करना होगा। So ये 3 चीज़ें समझ गए हो आप? नहीं, ये 3 चीज़ें हमने बस अभी सुनी हैं, समझेंगे तो अब एक एक करके। चलिए समझ लेते हैं। पहली चीज़, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो क्या स्टेट्स होते हैं बता दीजिए। हम जनरली 3 स्टेट्स जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट, जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं। एक और स्टेट होता है बच्चों जो रिएक्टेंट का हो सकता है। क्या है वो स्टेट? अभी जानेंगे हम। सो पहले आपको उन 4 स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए जो हम रिएक्टेंट के हो सकते हैं। सो वो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथा देखिए बच्चों, एक्वियस सॉल्यूशन। क्या है ये? एक्वियस सॉल्यूशन। सो हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर पॉसिबल? 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथा होगा एक्वियस सॉल्यूशन। अब आपको ये जानना है एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत बच्चों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होना चाहिए। जो नहीं जानते गौर से सुनिए और याद कर लीजिए, आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए। और एक्वियस सॉल्यूशन वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी मिला दिया जाए। ओके, डिटेल में उसके बारे में समझेंगे कि कैसे एक एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म होता है। फर्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ सॉलिड। तो सॉलिड को हम डिनोट कैसे करेंगे? सॉलिड को हम सिंबल हमने दे रखा है एस। क्या दे रखा है? एस। एस से हम डिनोट करेंगे। सो आप बोलोगे मैम एक रिएक्शन बता दो, समझा दो हमें ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। चलिए फिर अभी समझा दिया जाए आपको। मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं बर्न करूं, हाँ जी, ऑक्सीजन ले लेगा वो और देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमको इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है, इस केमिकल इक्वेशन को हमें इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो मैग्नीशियम एक सॉलिड है। क्या है बच्चों? सॉलिड। ऑक्सीजन एक गैस है। ओके, एंड द रिजल्ट, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग दैट विल बी अ सॉलिड। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म हो रहा है। ओके, अगला देखिए फिर। यहाँ पर आप गौर से देख पा रहे हो ना कि कैसे ब्रैकेट में हम एस लिखकर डिनोट कर रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एक सॉलिड है। रिएक्टेंट्स में देखो मैग्नीशियम एक सॉलिड है, O2 ऑक्सीजन गैस है, ये हम मेंशन कर रहे हैं ब्रैकेट्स में, राइट। नाउ व्हाट इज द सेकंड वन? लिक्विड इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल L।
लिक्विड पानी सभी जानते हैं, हाँ जी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी का रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग यू वाटर, हाँ है ना। सो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। बट फॉर्म क्या हो रहा है? यस, सही कहा आपने, लिक्विड हो रहा है। सो दिस वन मोर एग्जाम्पल फॉर हाउ टू फॉर्म ए लिक्विड। क्लियर है? सॉलिड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से। लिक्विड को हमें किससे डिनोट करना है? एल से। आगे बढ़ जाइए फिर। अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम? गैसियस स्टेट की। सो गैसियस स्टेट भी बहुत आसान है, इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल जी, राइट। सो जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लो जिसमें हाइड्रोजन कोई भी गैस इवॉल्व हो रही हो या फिर जिसको हम जी से डिनोट कर सकें, राइट और रॉन्ग। अभी जो रिएक्शन हमने देखा था जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहे थे, तो जो फॉर्म हो रहा था वो था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ओके, जिंक क्या होगा बच्चों? जिंक होगा सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। ओके, अब इस रिएक्शन को गौर से देखिए। ये गैसियस स्टेट का तो एग्जाम्पल है ही, एक चीज का और भी एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो गई ना। सो नाउ सी व्हाट इज नंबर 4। नंबर 4 इज एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब है सॉल्यूशन मेड इन वाटर। पानी में बनाए जाने वाला सॉल्यूशन को हम एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे। बच्चों, जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ खास बात आपको जो याद रखनी है वो ये है, जिंक ग्रैन्यूल्स आर कंबाइंड इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क जानते हो, हाँ है ना? बिल्कुल जानते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जैसे ही पानी मिल जाएगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और वो एक एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा। सो ये जो H2SO4 यहाँ पर है ये एक एक्वियस सॉल्यूशन होगा और द रिजल्ट, द प्रोडक्ट साइड में जो हमें आ रहे हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गैस है और ये जो जिंक सल्फेट है ये बच्चों एक्वियस सॉल्यूशन होगा। ये बात क्लियर है आपको? हाँ जी। सो बच्चों, चीज़ों को ना ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का अलग एग्जाम्पल हो। एट टाइम्स एक ही चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी को तो कहते हैं एक तीर से दो निशाने। इस एक रिएक्शन में हम गैसियस स्टेट को भी समझ रहे हैं और एक्वियस सॉल्यूशन को भी समझ रहे हैं। बच्चों, जनरली ये बात लोग भूल जाते हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एक्वियस सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए, एक्वियस। बट यू नीड नॉट वरी बिकॉज जनरली जब ये यूज होता है एक्वियस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विच इज मेड इन वाटर एंड ऑल्सो इट कैन बी इन अ रिएक्शन डिनोटेड एज AQ। याद रहेगी ये बात? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस। रिएक्टेंट्स के जो स्टेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 4, सेम सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वियस स्टेट। एक्वियस स्टेट को भूलना नहीं है बच्चों। क्लियर है? अंडरस्टूड? हाउ डू वी इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स? ग्रेट, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड समथिंग मोर इन डिटेल। नंबर 2 क्या था बच्चों? टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन द इक्वेशन। सो हीट चेंजेस इन द इक्वेशन को इंडिकेट करना भी पता होना चाहिए। सो हीट जब चेंज होगा, हाँ जी, तो हीट या तो इंक्रीज होगा, है ना? टेम्परेचर की बात अगर करें या तो इंक्रीज होगा या तो फिर घटेगा। रिएक्शन के पहले हम टेम्परेचर मेजर करें, रिएक्शन के बाद हम टेम्परेचर मेजर करें, देयर आर 2 चांसेस कि वो इंक्रीज हो, वो डिक्रीज हो, वो सेम रहे, कुछ भी हो सकता है, राइट? अब हम बात करेंगे इसी हीट चेंज के बारे में डिटेल में। जैसे ही आपने ये देखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सुन के ऐसा लगा कि हाँ ये सुना सुना सा लग रहा है, हाँ जी, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब मैं बताने वाली हूँ एक्चुअल में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हाउ इज द हीट रिलीज्ड, हाउ इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, इंटरनली क्या होता है जिस वजह से हीट रिलीज हो रही है। ओके, सो चेंज इन हीट हम इंडिकेट करने वाले हैं और वो कैसे इंडिकेट करेंगे अभी बता देते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक की और फिर एंडोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सुनते ही बच्चों आपको 2-3 बातें हैं जो याद आ जानी चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात और वो ये है, हीट इज इवॉल्व्ड। क्लियर है? पहली पॉइंट है, ये बहुत आसान है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज होना। दूसरी बात,
जब हीट रिलीज होगी तो उसको डिनोट करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। और वो कैसे समझाएंगे हम समझाएंगे बाय यूजिंग हीट, हीट एनर्जी, या फिर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। ये 3 वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ हीट या हीट एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर? सो कौन से वर्ड्स हैं वो 3? हीट, हीट एनर्जी या फिर एनर्जी। इन तीनों वर्ड से हम इस बात को डिनोट कर सकते हैं। और डिनोट करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं, ब्लंटली एक बात याद रखनी है, और वो बात ये है, ये जो हीट एनर्जी या फिर हीट, तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपको नजर आएगा प्रोडक्ट साइड में। कहाँ नजर आएगा? प्रोडक्ट साइड में। क्लियर है? याद रहेगी ये बात कि कैसे हीट एनर्जी को हम प्रोडक्ट साइड में देख सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी नजर आए तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेटा, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये पूछे जाते हैं। आपको सवाल आ सकता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू शुड बी एबल टू टेल द पॉइंट्स एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स, एंड आई विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल्स बताइए, क्या जानते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में? ओके, टेल मी, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और सुना हो कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो? जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक रिएक्शन और है बच्चों, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। इसमें से सवाल आ सकते हैं कि बताइए थर्माइट रिएक्शन कहाँ होता है, या फिर इस पे आ सकता है एक्सप्लेन ए रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तब आपको थर्माइट रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, क्लास 10th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है थर्माइट रिएक्शन। ओके, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसमें हम डिटेल में समझेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इसको डिटेल में हम जानेंगे। ओके, फॉर नाउ यू शुड नो दैट थर्माइट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो 2 एग्जांपल्स मैंने बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो ना, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, वर्मी कंपोस्ट का फॉर्म होना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? सो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये तो समझ आ गया कि हीट रिलीज हो गई है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। तो अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में एक खास बात जानते हैं, और वो ये है बच्चों कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। डिटेल में आप समझो कि हीट रिलीज ही क्यों हो रही है, ऐसा क्या हुआ रिएक्टेंट साइड में कि वो पहुंचते वक्त प्रोडक्ट साइड में ऐसा क्या हुआ कि हीट रिलीज होनी पड़ी। वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय ए ग्राफ। ओके, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। ओके, इसका मतलब है कि कैसे एक रिएक्शन जब होता है, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड तक जब बात जाती है ना, तो एक्चुअली एनर्जी धीरे धीरे कैसे रिलीज हो रही है, हो क्या रहा है रिएक्शन में, वो समझाते हैं। सो देखिए, यहाँ रिएक्टेंट से बात शुरू होती है और धीरे 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 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब गौर से एक बात को समझ जाइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन हीट की हम बात कर रहे हैं, उसको डिनोट कैसे करेंगे हम? चेंज इन हीट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। ओके, इसी को हम एंथैल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। बच्चों, जब भी हमें चेंज डिनोट करना हो तो वो डिफरेंस से ही तो होगा। रिजल्ट में क्या आया, प्रोडक्ट में क्या आया, आपको समझना होगा। हाँ जी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना होगा। रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जो हीट प्रोडक्ट्स में जनरेट होगी, heat of the products will be called HP and heat of the reactants will be called HR. So delta H should be HP minus HR. क्या बना? न्यू सब्सटेंसेस जो बने उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं हम। तो वहाँ पे जो हीट होगी और रिएक्टेंट्स में जितनी हीट थी उनको हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो इस रिएक्शन में, इस ग्राफ में गौर से देखिए, इसे हम कहेंगे HR। क्या कहेंगे? HR। और इस पार्ट को हम कहेंगे HP। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? हाँ जी, रिएक्शन हो रहा है धीरे 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 धीरे। हीट देखो किस तरीके से, एनर्जी में रिएक्शन हीट कैसे रिलीज हो रही है पता चलता है। अब इस बात को हम तभी समझ पाएंगे जब एक एग्जाम्पल ले ले रिएक्शन का कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे हम? हाइड्रोजन
और आयोडीन को, H2 प्लस I2 हमारे रिएक्टेंट्स है। क्या है ये? रिएक्टेंट्स। सो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रिएक्टेंट्स में ना बॉन्ड्स होते हैं। कोई भी कंपाउंड में बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होंगे? 2 हाइड्रोजन अपने आपस में ऐसे 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 जुड़े होंगे, 2 आयोडीन भी ऐसे 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 जुड़े होंगे। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और आयोडीन भी है। पहला काम ये होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है, वो ब्रेक करने लगते हैं। क्या होगा? ब्रेक करने लगेंगे। कोलाइड होने पर एक रिएक्शन में कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन। और जब कोलिजन होगा 2 कंपाउंड्स के बीच में, 2 सब्सटेंसेस के बीच में, 2 रिएक्टेंट्स के बीच में, तो क्या होने वाला है? व्हेन दे कोलाइड देन द ओल्ड बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग। यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो यही तो हमारा रिजल्ट है। पर यहाँ पर फिर इसको क्या कहते हैं? यहाँ क्या हो रहा है? इस पीक को क्या है कहा जाता है? इस पीक को कहते हैं बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पीक पे ओल्ड बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन भी रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही है, टूटना और बनना। ओके, एंड एट द एंड रिजल्ट जब हम प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएंगे तो बच्चों आप यहाँ गौर से अगर देखो HP माइनस HR करो तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। हाँ है ना? यस, whenever you see the change in heat is negative, it means it is an exothermic reaction। क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ना बच्चों, जो रिजल्ट में जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए होंगे क्योंकि सॉल्यूशन में जब हीट जाता है तो बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पर बॉन्ड फिर बन जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन का, राइट? सो हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बन जाएगा अब, रिजल्टेंट बॉन्ड जो बनेगा। सो पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स काफ़ी वीक होंगे और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और वो इसीलिए क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, हाँ है ना? सो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे बॉन्ड्स उस एनर्जी से। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यू नीड नॉट वरी बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूज्ड इन फर्दर क्लासेस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्लास 10th में बेसिक सिखाया जाता है और NTSC कॉम्पिटिटिव लेवल बल्कि क्लास 12th में इसको आप और ज़्यादा डिटेल में यूज़ करोगे। क्लास 11th में भी आप इसको यूज़ करने वाले हो। सो दिस इज़ अ टॉपिक और कॉन्सेप्ट विच इज़ एन एडवांस लेवल 1, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को समझ लो अभी ही ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, समझ चुके हो ये बात आप? यहाँ पर क्या हो रहा है? डेल्टा H जो है, चेंज इन हीट जो है वो है नेगेटिव। जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे और हीट रिलीज होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इस ग्राफ को समझा आपने? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो जगह जहाँ पर बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। यहाँ पर हीट ऑफ द रिएक्टेंट्स और यहाँ पे हीट ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर? और चेंज हमें अगर बताना है तो HP माइनस HR। सिंपल। आई होप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंडोथर्मिक की तरफ बढ़े, चलिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों बहुत ध्यान से क्लियरली ये याद रखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट है। वहां पर हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है तो वहाँ का और यहाँ का सबसे बड़ा फर्क है बच्चों कि यहाँ पर हीट एनर्जी जो होगी वो कहाँ पर आएगी? प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में? यस, एब्सोल्युटली राइट, वो आएगी रिएक्टेंट साइड में। देखिए, these reactions heat is absorbed, we know that, and we also know that in endothermic reaction the heat या heat energy या सिर्फ एनर्जी जो भी आप यूज करोगे ये रिएक्टेंट साइड में नजर आएगी। कहाँ नजर आएगी? रिएक्टेंट साइड में। ओके, ऐसे रिएक्शन में जहाँ पर हीट रिएक्टेंट साइड में नजर आए, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तभी रिएक्शन होगा, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहोगे आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है जानते हो ना आप? Plants make their own food with the process of photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll। यही हो रहा है।
तो फोटोसिंथेसिस में तभी खाना बनेगा जब उसको सनलाइट मिलेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी तो प्लांट्स अपना काम कर पाएंगे। तो ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होना भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये ना मोटर व्हीकल्स के इंजन्स में यूज होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होना। कैसे फॉर्म होगा बताइए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन combines together to form nitrogen monoxide formation is also an example of endothermic reaction. It is used in vehicles, motor vehicles कह सकते हैं हम. Okay? I hope now endothermic reaction का usage भी clear है आपके लिए. ओके, एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, मतलब हमने जान लिया, और खास बात है कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल से आप एंडोथर्मिक रिएक्शन भूलोगे ही नहीं, क्योंकि वो सब तो हमने बहुत यंगर क्लासेस में सीख लिया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। नहीं भूलोगे ना बच्चों, आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे जैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाया वैसे ही अगर एंडोथर्मिक का बनाए तो बताइए क्या होगा। एंडोथर्मिक का भी जल्दी से बनाकर मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सी बात है बच्चों, उसका और इसका रिलेशनशिप बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर भी हमने एनर्जी ले ली, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और अब रिएक्टेंट्स में क्या होगा और प्रोडक्ट्स में क्या होगा। रिएक्टेंट्स में बच्चों गौर से देखिए, वहाँ पर Hp माइनस HR करने पर नेगेटिव आया था, तभी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा था। अब यहाँ पर Hp माइनस HR जब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सो एक्चुअली देखो क्या होगा, रिएक्टेंट्स ऐसे चल रहे हैं और यहाँ प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये हमारा पीक है, हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, सो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन भी रहे हैं। क्लियर है ये बात? देखिए, सो यहाँ पर अगर हम डेल्टा H फाइंड आउट करेंगे, Hp माइनस HR करें तो ग्राफ में बताइए Hp कहाँ है, HR कहाँ है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स पहले होंगे, तो ये हो गया हमारा HR, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स Hp, राइट। अब देखिए Hp माइनस HR जब हम करेंगे तो साफ नजर आ रहा है कि डेल्टा H यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना। Hp माइनस HR जब हम करेंगे तो रिएक्शन जो होगा, मतलब जो हीट चेंज होगी, एंथैल्पी जो बनेगी वो पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, बट प्रोडक्ट साइड में कहाँ है एनर्जी, सारी तो रिएक्टेंट साइड में एब्जॉर्ब हो जाती है मोस्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनेंगे ना वो काफ़ी वीक बॉन्ड्स होंगे। कैसे बॉन्ड्स होंगे बच्चों? वीक बॉन्ड्स बनने वाले हैं इन द रिजल्ट। क्लियर है? उसी का तो ऑपोजिट है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फ़र्क की जब बात आ जाए तो पहला फ़र्क होगा हीट एनर्जी के बारे में। एक्सोथर्मिक में रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा फ़र्क, हीट एनर्जी कहाँ डिनोट होगी? हाँ जी बताइए, रिएक्टेंट साइड में कहाँ, प्रोडक्ट साइड में कहाँ? ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? और डेल्टा H नेगेटिव होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, पॉजिटिव होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा। सो व्हेन डेल्टा H इज पॉजिटिव, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। I hope बच्चों you have understood the concept of endothermic reaction and exothermic reaction in detail. ये बात आप आगे जाके भी सीखोगे। अभी के लिए ये एडवांस लेवल की चीज़ समझने की कोशिश कीजिए and this will surely be helpful to you बच्चों। Okay, let's move forward now. Now what are we going to do? अब हम तीसरी चीज़ जहाँ पर हम थे, पहली दो याद है कि नहीं? पहले हमने फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट किया, हाँ, फिर हमने हीट चेंज को इंडिकेट किया, और अब हम इंडिकेट करेंगे कंडीशंस को कि किस कंडीशन पे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई रिएक्शन का जो कंडीशन होता है ना उसको साफ साफ मेंशन कर दिया जाता है। कहाँ मेंशन करेंगे? इस तरफ रिएक्टेंट्स है, इस तरफ प्रोडक्ट्स है, तो बीच में जो एरो मार्क है उस पे हम डिनोट करने वाले हैं। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, देन द हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। जब एक रिएक्शन हो रहा है और उसके लिए हीट चाहिए, तो वो हीट हम कैसे डिनोट करें? हीट का बच्चों, हीट चेंज का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा। डेल्टा H को हम हीट चेंज करते हैं, डेल्टा मतलब हीट। ओके, किसी भी रिएक्शन पे ऊपर अगर ये सिंबल दिख जाए आपको तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है। क्लियर है ये बात? सो कौन सा रिएक्शन है ये? KClO3 विल गिव यू KCl एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरेट। हाँ जी, पोटेशियम क्लोरेट। कैसे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में
स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वही ये रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन के लिए हमें हीट भी चाहिए और एक कैटलिस्ट भी चाहिए जो कि है MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। ये होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। सो कंडीशंस जो है हमने एरो मार्क के ऊपर मेंशन कर दी। ओके, आई होप यू गाइज नो व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज नथिंग बट विच स्पीड्स अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, उसी को हम कहेंगे कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल देखो, इस रिएक्शन में तो ना हम कैटलिस्ट मेंशन करेंगे और साथ के साथ हम कुछ और, अगर कोई डिटेल है, कोई प्रेशर है, कोई भी कंडीशन हो, सारी मेंशन होगी। देखिए ये क्या है बच्चों, इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं ये कहूंगी दिस इज द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। क्लास 12th में आगे जाके इस रिएक्शन को और डिटेल में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानोगे। अभी के लिए इस रिएक्शन के बारे में आप ये याद रखिए कि इस रिएक्शन में जो कंडीशंस है वो देखिए यहाँ पर कैसे मेंशन है। सो मिथाइल अल्कोहल तभी प्रिपेयर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ। रिएक्टेंट्स कौन से यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है ये बात? सो कंडीशन क्या है गौर से देखिए। कंडीशन है हमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट होनी चाहिए, एंड ऑल्सो वी नीड जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3। ये चीजें होंगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारे लिए मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। तो देखिए हमने एरो मार्क के ऊपर इसको डिनोट कर दिया है। Okay, so this reaction you will see it in class 12th, and now to explain you the importance of the reactions, conditions, catalyst, उस बात के लिए मैंने आपको ये रिएक्शन यहाँ समझाया है। क्लियर है? कैटलिस्ट को कैसे लिखा जाता है देख लिया आपने। जरूरी नहीं है कि पूरा नाम लिखना है, मैंगनीज ऑक्साइड नहीं, उनके सिंबल भी लिख सकते हैं, हम केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ चुके हो ये बात अब आप? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक रिएक्शन को, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, अब ये बात हम जान गए हैं। हम 3 काम करेंगे। कौन से वो 3 काम? ये फिजिकल स्टेट बता देंगे, राइट, हम कंडीशन मेंशन कर देंगे, ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बता देंगे ना हम एक्वियस सॉल्यूशन है क्या है या नहीं है। सो हम एक रिएक्शन में पूरी इंफॉर्मेशन जो हम दे सकते हैं उसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में, हीट चेंज के बारे में, ये सारी हम इंफॉर्मेशन पास कर देंगे तो एक इंफॉर्मेटिव इक्वेशन बन जाएगा। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड केमिकल इक्वेशन को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। आगे बढ़े, इस बात को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो, चलिए फिर अब बारी आई, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग। यू हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी होता है, ये बात आप सभी जानते होंगे बच्चों कि बैलेंस पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, लाइफ में जो आगे और चीजें आप करने वाले हो, यू नीड टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी बैलेंस की जरूरत है। एक रिएक्शन को, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे पता चले कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक इक्वेशन बैलेंस हो गया या नहीं हुआ है? अभी बता देती हूं मैं आपको। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज, देखो क्या होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, दोनों तरफ जो एटम्स हैं उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। देखिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट होंगे भाई जो हम यूज करेंगे। सो एट द एंड एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें बस एक बात समझनी है, इक्वेशन बैलेंस तभी होगा जब दोनों तरफ जो एटम्स है ना, अलग अलग एलिमेंट्स के, नंबर उनका सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ओके, यू कैन ईजिली बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, और वो बात ये है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। वेरी गुड, मूव फॉरवर्ड नाउ। बच्चों, जब हम बैलेंसिंग सीखते हैं ना, ओके, तो एक बात का ध्यान रखना है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैंने नोट, आपको ये भी आपने बुक में नोट करना है। क्या है ये देखिए, सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स and products are equal, we can say that the balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products. Number of atoms अगर सेम होंगे तो फिर मास भी तो हम सेम होगा दोनों तरफ। क्लियर है? इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कितने भी आप एलिमेंट यूज करो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर एक रिएक्शन है ये, ओके, सो यहाँ पर क्या होने वाला है,
ए, बी, सी और डी, क्या कहते हैं इनको, जानते हो आप? ये इनको हम कहेंगे कोएफिशिएंट्स। क्या कहेंगे बच्चों? कोएफिशिएंट्स। मैथ्स में भी ये वर्ड आपने यूज कर रखा होगा। सो ये होते हैं कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर बात ये है कि मास ऑफ ए प्लस बी इज गोइंग टू बी इक्वल ऑफ मास ऑफ सी प्लस डी। ऐसा तभी होगा जब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो। ये कोएफिशिएंट्स हम ए बी सी डी, जो लोअर केस में, जो स्मॉल लेटर्स में ए बी सी डी लिखे हैं, उन्हें हम बैलेंस करने के लिए तो कोएफिशिएंट्स ऐड करते हैं। जैसे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ के मासेस सेम हो। क्लियर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझ गए हो तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। बहुत ही आसान है, इट्स नथिंग बिग इन इट। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बैलेंस में दोनों तरफ के एटम्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, ओके और यहाँ पर अनइक्वल होंगे। देखिए, इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो तो वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगा। एग्जाम्पल से समझ आइए, N2 + H2 combines to form अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और हम अमोनिया यानी कि NH3 फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर 2 है, और whereas in products it is only 1। यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हैं और यहाँ पर देखिए 3। सो नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है दोनों तरफ। ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में मास भी इक्वल नहीं होगा। फिर देखिए, सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज अनइक्वल, वी कैन से दैट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज unequal masses. Balanced equation will have equal masses and unbalanced equation will have unequal masses. ये बात आपको ध्यान रखनी है। Okay? Now move forward then. An unbalanced chemical equation is also called as skeletal equation. ये बात भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। कभी अगर skeletal equation आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। skeleton तो बायो में होता है, ये ऐसे केमिस्ट्री में कहाँ से आ गया? skeletal equation वो इक्वेशन होता है जो बिल्कुल भी बैलेंस्ड ना हो। ओके चलिए फिर, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। सबसे ज़रूरी सवाल, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें हम? बताइए। हमें क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है उनमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम्स से हम उनको डिनोट करते हैं, है ना। सो एटम्स होंगे एक केमिकल रिएक्शन में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उन एटम्स को दोनों ही तरफ इक्वल करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द एंड शुड बी इक्वल। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों तरफ जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो उनके जो मासेस भी है वो इक्वल हो जाएंगे। सो देखिए, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्या आप ये बात जानते हैं ये केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है ये। इस तरीके को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करेंगे हम? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड में हमको हिट करके ट्राई करके देखना है कि ये फिट हो रहा है कि नहीं, ये फिट हो रहा है कि नहीं। 2 + 2 4, ओके। सो 2 + 2 4, 1 + 3 भी तो 4 है, 3 + 1 भी तो 4 है। तो आपको हिट करके देखना है कि कहाँ कौन सी सिचुएशन में कैसे हम दोनों तरफ इक्वल एटम्स को हम ला सकें। क्लियर है ये बात? सो यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड आप मैथ्स में भी यूज़ करते हो कि कैसे हम अलग अलग चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके चेक करके देखते हैं कि भाई ये फिट हो रहा है कि नहीं इस इक्वेशन में। यू हैव टू डू द सेम थिंग ओवर हियर। दिस इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को समझते हैं, एक इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। ओके, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। रिएक्शन क्या है? KClO3 इज गिविंग यू KCl + O2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बच्चों। जब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो आपको 2 काम करने हैं। क्या है वो 2 काम? सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिख लीजिए, प्रोडक्ट्स लिख लीजिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट्स। अब लिखिए टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स है। आपके पास पोटेशियम है, आपके पास क्लोरीन है और आपके पास ऑक्सीजन है। ओके, नाउ सी हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स। पोटेशियम के कितने हैं? रिएक्टेंट्स में भी एक है, देखिए प्रोडक्ट में भी एक है। Cl देखिए रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। अब जो अनबैलेंस्ड है वो है ऑक्सीजन। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये बैलेंस हो जाए। क्या करें? 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए 3 × 2 = 6 है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आपको चेंज करना होगा 2 KClO3 अगर हम कर दें, ओके। और यहाँ पर KCl + O2 की जगह
ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए हैं 6, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 6, 3 2 6। अब अगर गौर से देखें ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए हैं, अब बाकी चीज़ें देखिए क्या हैं, दोबारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखते हैं KCl और O। यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए पोटेशियम कितने हैं बच्चों रिएक्टेंट्स की तरफ और फिर प्रोडक्ट्स की तरफ, ऐसे आप नोट करके देखोगे। देखिए रिएक्टेंट्स पोटेशियम के 2 देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है 2, वेयर एज हियर इट इज ओनली 1, क्लोरीन अगेन 2 एंड यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन 6 दोनों तरफ। ऐसे आपको ना देखना पड़ेगा कि किस तरफ कितने नंबर ऑफ एटम्स है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सो पोटेशियम और क्लोरीन अब बैलेंस नहीं हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। सो व्हाट शैल वी डू नाउ, अगेन वी विल बैलेंस इट। देखिए कैसे करेंगे हम, 2KClO3 यहाँ पर लिखा है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 2KCl करेंगे हम प्लस 3O2। इस रिएक्शन को अब चेक करिए दोनों तरफ सेम है कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने एक पोटेशियम और क्लोरीन दोनों को बैलेंस कर दिया है, सो जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर सेम। राइट और रॉन्ग चेक कर लीजिए, पोटेशियम 2 है, हाँ जी 2 है, क्लोरीन 2 है, हाँ जी 2 है, ऑक्सीजन 6 है, हाँ जी ऑक्सीजन 6 है। सो दिस केमिकल इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। समझ गए आप कैसे करते हैं अब बैलेंस। सो हमें बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा तभी बनेगा जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, ओके और चीज़ों को समझेंगे। ओके क्लियर है ये बात। एक और रिएक्शन देख लीजिए आप ताकि और आसानी हो जाए आपको। यहाँ पर देखिए CH4 + O2 गिव्स यू CO2 + H2O। दोनों तरफ हमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, बैलेंस करना है हमें इस केमिकल इक्वेशन को। कितने हैं टोटल, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स को बच्चों में R से डिनोट कर रही हूँ और प्रोडक्ट्स को P से। सो नाउ सी हाउ मेनी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। राइट नाउ सी लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन देखिए 4 और यहाँ पर देखिए 2, ऑक्सीजन देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 2 और 1 3। ओके नाउ सी हाउ मेनी ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट बैलेंस। कौन से एटम्स ऐसे हैं जो बैलेंस नहीं है, कार्बन बैलेंस्ड है, ये दोनों बैलेंस नहीं है, इनको हम बैलेंस करेंगे। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो 2 2 से अगर 2 ऐड कर दिए हमने हाइड्रोजन के आगे तो बैलेंस हो जाएगा। ओके सो पहले यहाँ 2 ऐड करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 3 है। हम बताइए कैसे बैलेंस हो, 2 3 6। अब हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस होगा। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए CH4 + O2 इज गिविंग यू CO2 + 2H2O। मैंने हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 करने के लिए 2 ऐड कर दिया है, यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारा हो गया है 2। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, कार्बन तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन देखिए 4 और 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर देखिए 2 और 2 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करता रहता है, तो ऑक्सीजन हम कैसे बैलेंस करें। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, यहाँ पे भी 2 और 2 4। ओके बच्चों जैसे जैसे आप सिंपली आसानी से करने लगोगे ये स्टेप्स धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। ओके यू नीड नॉट एवरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लगते हैं फिर वो अपने आप ही बैलेंस कर लेंगे। चलिए उसी तरीके से मैं आपको ये बैलेंस करके दिखाती हूँ। ये रिएक्शन देखिए, Fe + H2 इज गिविंग यू Fe3O4 + H2। ओके हिट एंड ट्रायल मेथड करना है अपने को। यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ पर तो नहीं है, तो 3 लगा दिया मैंने। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ओके ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 है और यहाँ 1 ही है। अब क्या करें, 1 को 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 हो गए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर खेल बिगड़ गया है। चलो फिर हिट एंड ट्राई करते हैं। 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी मैं 4 ऐड कर लेती हूँ, 8 हाइड्रोजन बन गए। ऑक्सीजन देखो 4, यहाँ पर भी 4। देखो बिना मैंने कुछ भी लिखे, बिना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स लिखे भी हम इसने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। सो बेसिकली करना क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स एट बोथ द साइड्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द साइड्स मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना यहाँ पर, तो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ये इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो बात बनेगी, तब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और जब एक रिएक्शन बैलेंस हो जाता है तो जो मासेस होते हैं, टोटल मासेस रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, वो भी इक्वल हो जाते हैं।
ये बात समझ चुके हो बच्चों आप? बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, देन आगे बढ़िए। फिर अब हम बात करेंगे जल्दी से, इसके बारे में आप जानते भी हो, सो ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, AA प्लस BB इज गिविंग यू CC प्लस DD। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी एप्लीकेबल होगा जब ये रिएक्शन, ये जो A B C और D है, हाँ जी, स्मॉल a b c d, कोएफिशिएंट्स हम ऐसे सेट करें कि ये रिएक्शन को हम बैलेंस कर दें। क्या कर देंगे हम? बैलेंस कर दिया हमने। जब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तो क्या होने वाला है? मास ऑफ A प्लस B इज गोइंग टू बी सेम एज मास ऑफ C प्लस D। यही बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जितने ग्राम हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया होता है उतने ही ग्राम हमने राइट हैंड साइड में भी आपको पाया जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ये कैसे होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल ले ले हम, बहुत ईजी है बच्चों। H2 प्लस Cl2 विल गिव यू 2HCl। रिएक्शन बैलेंस्ड कर दिया है मैंने। अब सिंपली हाइड्रोजन 1 into 2, Cl2 35.5 into 2, इसको कैलकुलेट कर लो आप। 2 प्लस 71 बन गया यहाँ पर 73। हाँ जी, जब लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ गया है 73। ओके, अब बच्चों राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करो और देखो कि कितना आ रहा है। देखो 2 into 1 प्लस 35.5, ओके 35.5। इसका भी आंसर देखिए गौर से, बन गया है 73। दोनों तरफ जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल भी आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इस सवाल को भी आपको आंसर करना आना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आगे आके प्रॉब्लम्स आप भी सॉल्व कर पाएं। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में वो हम देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, कितना लिया है यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, 4.2 ग्राम्स है। ओके, आगे बढ़िए। इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसको हमने सॉल्यूशन में HCl के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। बताइए कितने ग्राम है? 10 ग्राम है। कितने हैं? 10 ग्राम। आगे देखो क्या होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 gram of CO2 is released into the atmosphere and the residue left behind is found to weigh 12 grams. Show that the observations are in agreement with the law of conservation of mass. ये क्वेश्चन सुन के दो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। पहले आप ये तो लिख ही लोगे जो दे रखा है। कभी कभी बहुत बच्चों को ना रिएक्शन लिखना नहीं आता, तो अगर आपको बाई चांस आप कंपाउंड नहीं बना पा रहे हो तो भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर बनेगा। कैसे बनेगा बताती हूँ। देखिए, रेसिड्यू कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म होगा और CO2 गैस निकलेगी। तो ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि CO2 गैस, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। फिर फाइंड आउट क्या करना है। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू बी 12 ग्राम्स। कितने ग्राम्स? 12 ग्राम्स। अब शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये एग्री कर रही है, ये बात हमें शो करनी है। कैसे शो करें हम? गौर से देखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू बी टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐड कर लो यहाँ पे 4.2 प्लस 10 कितना बन रहा है हमारा? 14.2 बनेगा। यहाँ पर देखो 12 प्लस 2.2 बनेगा 14.2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑब्वियसली गेटिंग मैच्ड ओवर हियर। अग्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों ही ले लिए मैंने, दोनों रिएक्टेंट्स का टोटल मास फाइंड आउट किया, 14.2 आ रहा है। इस तरफ भी 14.2 आ रहा है। जब दोनों तरफ LHS is equal to RHS, total mass of reactants is equal to total mass of products, then yes, law of conservation of mass is being satisfied. Clear है बच्चों ये बात? कोई confusion तो नहीं? Law of conservation of mass. बच्चों यहाँ पर आपको एक बात और जाननी होगी। जब ये रेसिड्यू हम कह रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि रेसिड्यू क्या फॉर्म होगा? बताइए। देखिए CO2 यहाँ पर निकल गया है तो यहाँ फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर बच्चों फॉर्म होगा NaCl भी होगा और H2 भी होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। CO2 गैस तो निकल गई ना बाहर। क्लियर है? सो नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ द रिएक्शन।
आगे बढ़िए फिर। रेसिड्यू क्या है समझ ही गए होगे आप, क्या फॉर्म होता है। रेसिड्यू अगर नहीं भी पता चल रहा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपने को वैल्यू दे रखी है। बट बच्चों जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो पहला काम होगा उसका रिएक्शन बनाना। रिएक्शन बन गया तो सवाल बन गया। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हम नहीं करेंगे तो आसानी से ये सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़िए फिर। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है। Lavoisier showed that when mercuric acid was heated, it produced free mercury and oxygen. मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया गया। क्या किया गया? हीट किया गया। तो क्या बना? मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। देखो कितना बना है, देखते हैं। क्या रखा है कि इस एक्सपेरिमेंट में 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड ली गई थी एंड इट इज हीटेड, देन 92.6 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी इज फॉर्म्ड एंड x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों रिएक्शन देखो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो गया हीट करने पर। वैल्यू क्या है? 100 ग्राम पहले था और बाद में 92.6 ग्राम मर्क्यूरी बन गया है। x की वैल्यू ढूंढनी है। बताइए फिर क्या होगी। देखो 100 इज इक्वल टू 92.6 ग्राम प्लस x ग्राम। बच्चों अगर आप लिख रहे हो तो यूनिट्स हर तरफ लिखो, और नहीं लिख रहे हो तो पूरा सॉल्व करके लास्ट में लिखो। इट्स अप टू यू। नाउ x इज इक्वल टू 100 माइनस 92.6 ग्राम। तो इसका आंसर बताइए। तो x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 7.4 ग्राम्स। सो ऑक्सीजन कितना निकलेगा? ऑक्सीजन गैस 7.4 ग्राम्स। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे बच्चों। आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें जानी समझी हमने, राइट। वी अंडरस्टूड इन डिटेल अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से और अच्छे से रूबरू हो गए होंगे आज आप। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा है और काफ़ी सीरियसली भी हमने किया है। बच्चों मैं सीरियसली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल और इम्प्रूव हो जाना चाहिए। हाँ जी, और ध्यान से और बारीकी से काम करना आपको आना चाहिए। आसान नहीं है किसी भी चीज़ को चुटकियों में कर लेना। वक्त लगता है, समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी practice is the key. You need to keep on practicing to make sure that you don't forget. भूलना नहीं है हमें और रटना तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें? उसको समझें, उसको याद करने की कोशिश करें प्रैक्टिस करके। क्लियर है ये बात? चलो फिर हमने कुछ सवाल कर ही लिए हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं एक और सवाल की। बहुत आसान है, यू नीड नॉट वरी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। बताइए मैं करूँ या आप करोगे? चलिए ये मैं कर लेती हूँ, आगे कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी। ओके, सी द क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड x ग्राम ऑफ CaO। रिएक्शन बनाना है। क्या दे रखा है? CaCO3, इसको हीट किया गया तो क्या बन गया? CaO प्लस CO2। समझ गए हो रिएक्शन? साफ साफ पहली लाइन में पता चल रहा है। एंड अब हमें क्या करना है कि ये जब रिएक्शन हुआ, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैलकुलेट द मास ऑफ CaO। तो हमें फाइंड ये करना है CaO। ओके, देखते हैं दे क्या रखा है। CaCO3 कितना है? 10 ग्राम्स, और CaO हमें पता नहीं है, सो x लगा लेते हैं। CO2 4.4 ग्राम्स। सिंपल है ये तो, सिंपल मैथ्स। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4.4, 10 माइनस 4 6, और 6 माइनस 0.4 5.6। तो आंसर बन गया यहाँ पर 5.6 ग्राम्स। यूनिट लिखना नहीं भूलना है हमें। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रिएक्शन आ जाता है तो आंसर अपने आप बेसिक सिंपल कैलकुलेशन से आपको मिल ही जाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी सवाल आ सकते हैं और आगे जाके भी इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करोगे। सो आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो बच्चों अब हम समझ ही गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो होमवर्क के लिए तैयार हो आप? ये क्वेश्चंस हैं बच्चों जो होमवर्क के लिए मैंने आपको दिए हैं। मैंने आपको वर्ड इक्वेशंस दिए हैं कुछ, और मैं चाहती हूँ कि इनको आप केमिकल रिएक्शन फॉर्म में पहले केमिकल इक्वेशन बनाएं इनका, और फिर इनको आप बैलेंस करें। राइट बच्चों, बहुत लोगों को ये दिक्कत है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो कर लेते हैं, पर जब ऐसे वर्ड इक्वेशन फॉर्म में जब बनाना पड़ता है ना, वर्ड्स में जब दे रखा हो, तो उनको कंपाउंड बनाने नहीं आते। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंपाउंड आसानी से बना सकते हो। क्लास 9th में ऑलरेडी आपने सीख रखा होगा। लेट्स सी, गिव इट अ ट्राई, देखते हैं किसको कितना याद है, कितना कर पा रहे हो आप। डोंट वरी, एक प्रॉपरली मैं एक लेक्चर लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए एलिमेंट, सिंबल और उनकी वैलेंसी पे। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ओके, सो अभी के लिए, क्योंकि कितने लोगों को क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू में जिन बच्चों ने कर रखा होगा, आसानी से ये कर देंगे वो लोग। 9th में कंपाउंड्स बनाना आपने सीख ही रखा होगा।
ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एक बार मैं आपको बता देती हूँ कंपाउंड बनाते कैसे हैं फॉर सेफ्टी। होमवर्क में बच्चों सवाल देख लीजिए आप। हाँ जी, होमवर्क क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ रिएक्शंस हैं जो वर्ड्स में केमिकल इक्वेशंस दे रखे हैं, उनको बैलेंस करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे 2 सवाल हैं, ओके। और कुछ रिएक्शंस मैंने दे रखे हैं जो आपको बैलेंस करने हैं, ओके। बेसिकली जैसे जनरली दिया जाता है, ये ऑलरेडी सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके केमिकल इक्वेशन दे रखा है। वर्ड इक्वेशन बना के केमिकल इक्वेशन में बना के सॉल्व करना भी आना चाहिए, बैलेंस करना, और ऐसे भी बैलेंस करना आना चाहिए। तो आज का होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप लेक्चर अच्छे से ले लिया होगा आपने, तो आप बहुत आसानी से होमवर्क को कर ही लोगे, ठीक है। 3+1 4 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों आपके होमवर्क के। ये 4 सवाल हो जाने चाहिए। डन। सो स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप तभी कर पाओगे जब आपको एक चीज़ पता हो, हाउ टू मेक अ कंपाउंड। हाउ टू मेक अ कंपाउंड। अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए सोडियम क्लोराइड, क्या दे दिया? सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा कंपाउंड सुनते ही आपको पहली चीज याद रखनी है वो जो ये है, अच्छा इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स यूज हुए? सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन अगर यूज हुए हैं तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na, क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। ओके, ऐसे आप सिंबल लिख लो उनके। वैलेंसी +1 -1, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और बन जाएगा NaCl। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो आप। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो रिएक्शंस आसानी से आप सही रिएक्शंस लिख पाओगे। रिएक्शन सही होंगे तभी तो उसको बैलेंस कर पाओगे। पहला ही स्टेप गलत होगा तो काम नहीं बनने वाला बच्चों। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज कंप्लीट किया है। Okay, you need to practice, solve these questions. This will make things easier for you. And thank you so much for all the love and support you have given me. I will keep doing my best and give you the content as best as possible with my best wishes also. So, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए keep learning chemistry, मस्ती के साथ, मज़े के साथ पढ़िए और केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। और क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे बच्चों जब आप उनके साथ वक्त बिताओ, उनको प्रैक्टिस करो। So don't forget to practice and see you in the next class. पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।